सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल तो 9 बज चुके हैं, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। प्रत्येक दिन की तरह आज भी आप लोगों के पास कुल 1 मिनट का समय है, जिसमें सभी लोगों ने एक तो ज्वाइन हो जाना है, दूसरा बिल्कुल कक्षा को लाइक भी करना है, साथ ही साथ अपने मित्र वर्ग में शेयर भी कर लेना है। बिल्कुल आज हमारी 8वीं क्लास है। इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें दूसरी क्लास है, ठीक है। यदि हमारी क्लास में कोई नया विद्यार्थी है तो मैं बता दूं कि हम जो है एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना एक माइंडसेट बना पाए कि किस तरीके से हमें परीक्षा के लिए अपना अध्ययन कंप्लीट करना होता है। उसमें जो साहित्य भाग है वो हमें कितना पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है, किस प्रकार से हमें उसका अध्ययन करना होता है, और फिर हम एक सिलेबस भी तैयार करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कमीशन की तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसी दृष्टि में आज हमारी दूसरी क्लास है इस क्वेश्चन पेपर की। संपूर्ण बात करें तो 8वीं क्लास है आज हमारी, ठीक है। पहले हमने 2020 का क्वेश्चन एनालाइज कर लिया है, अब 2018 का क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं। इसका जो पोस्ट कोड है वो है 635, ठीक, बिल्कुल। तो 20 सेकंड का और सब लोगों के पास समय है, फिर हम अपनी बिल्कुल क्लास को शुरू कर देंगे। तो देखो हमने इसमें रेशो निकाला था, सबसे पहले हमने इसमें रेशो निकाला था 1:2:3 का। अब इसमें जो रेशो निकल के आ रहा है वो है 1:2:1। ये रेशो अभी तक निकल के आ पा रहा है, बाकी इस रेशो के बारे में हम फिर सिलेबस पार्ट में करेंगे। देखो इसका क्या मतलब है कि जो पहला आपका ए है, इसमें जो है आपका एक सब्जेक्ट ऐसा रहता है इस परीक्षा में जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। फिर 2 का ये मतलब है कि 2 ऐसे विषय होते हैं जो थोड़े से इससे कम आते हैं, न्यूनतम आते हैं, परंतु काफी अच्छे प्रश्न से देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर जो ये 2 है इसमें थोड़े से और भी कम प्रश्न आते हैं, और लास्ट में जो ये 1 है ये धर्मशास्त्र है, जिससे कि कई बार प्रश्न नहीं भी आता है, परंतु चांसेस है कि 2 से 3 प्रश्न जो है आपको धर्मशास्त्र से ही देखने को प्राप्त हो, ठीक है। यदि इस परीक्षा की बात हम करें तो इसमें जो है साहित्य सबसे ज्यादा आया था, 1 में जो है इसमें साहित्य था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है इसमें साहित्य भाग आपसे पूछा गया है, जिसकी आज आपकी क्लास होने वाली है। चलिए, तो काफी इंतजार हो गया, अब जो है हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, चलिए तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जो ये आपको नंबरिंग मिलेगी वो ए सीरीज की मिलेगी। यदि आपके पास ए सीरीज का क्वेश्चन है वेल बेटर, तो आप उनमें जो है इसको देख पाएंगे, इसी प्रकार इसी क्रम से जो है उसमें क्वेश्चंस को देख पाएंगे, ठीक है। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं पुनः कहता हूं कि आपको क्या करना है कि हमारा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, अक्षरम। इसको आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से भी क्लिक करके आप इस ऐप तक पहुंच जाएंगे। इसको बिल्कुल आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। यहां पर जो आपको टीजीटी शास्त्री की जो क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, वहां का एक प्रॉपर बैच है जिसमें कि आपको ये क्लासेस भी मिल जाएगी, साथ ही साथ इन क्लासेस के जो पीडीएफ होते हैं वो भी मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। पोस्ट कोड जो है 635 को देख रहे हैं, कमीशन 2018 को देख रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला ही प्रश्न देखो, छंदगत आपसे पूछा जा रहा है कि नभौ भरौ किस छंद का लक्षण है। तो नभौ भरौ देखो यह जो है वृत रत्नाकर, ठीक है। यदि इस परीक्षा की दृष्टि से हम छंदों की बात करें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है छंद, ठीक। इस परीक्षा में साहित्य भाग के छंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हम साहित्य संस्कृत साहित्य के इतिहास के बाद दूसरी पुस्तक की बात करें तो वो वृत रत्नाकर है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वृत रत्नाकर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक और भी पुस्तक है काव्य प्रकाश, उसको भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये 3 पुस्तकें जो है साहित्य भाग में मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, बाकी आगे देखेंगे, परंतु वृत रत्नाकर से भी आपको कई बार
3 से 4 प्रश्न कुल वृत्त रत्नाकर से ही देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न आया है यह आया है नभौ भरऊ। देखो यह आधा लक्षण आपको दे दिया गया है छंद का, आधा आपको बताना है। तो ये क्या है, द्रुत विलंबित का है, द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ, ये क्या है, द्रुत विलंबित का लक्षण है। तो इसीलिए ये जो पहले का डी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। देखो यदि हम छंदगत प्रश्नों की बात करें तो देखो एक तो छंद में आपको लक्षणगत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके लक्षणगत प्रश्न हो गए, और दूसरा जो इसके सामान्य विषय होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके सामान्य विषय होते हैं, यानी कि जो सामान्य नियम हम कह सकते हैं, यानी कि जो छंदगत छंदों के ऊपर नियम होते हैं, जैसे यमाता राज भानसर, कौन सा आदि गुरु होता है, कौन अंत गुरु होता है, कौन संपूर्ण गुरुओं से होता है, कौन लघुओं से होता है, इत्यादि जो ये विषय हैं, कब किन किन, यदि आगे संयुक्त वर्ण हो तो पीछे का या आगे का वर्ण किस प्रकार से गिना जाता है, गुरु में गिना जाता है, लघु में गिना जाता है, इस प्रकार के जो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो इसके सामान्य विषय हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी यहां से देखने को प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो छंदगत की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट छंद है वहां से ही मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपको ये छंद वहां से आए। इसमें जो वृत्त रत्नाकर का जो पहला और तीसरा अध्याय है, बिल्कुल आपका जो पहला और तीसरा अध्याय है वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आपके आते हैं, एक पहला अध्याय और जो तीसरा अध्याय, मैक्सिमम जो है इसी में ही आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखो, पुनः वृत्त रत्नाकर से ही आया है। वृत्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वृत्त रत्नाकर के रचयिता कौन है आपके? केदार भट्ट है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। देखो साहित्य में जो है जीवनी, जितने भी जो हम सिलेबस भाग में देखेंगे, जितनी भी हम पुस्तकें देखेंगे, उनके जो भी कवि रहेंगे उनकी जीवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है वहां पर भी कुछ ऐसे कवि रहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जीवनी आपको याद करनी होती है, क्योंकि जीवनी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। बिल्कुल, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है आपको अलंकार से पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न आपका है कि जहां उपमान की उपेक्षा में उपमेय में कुछ उत्कृष्टता अथवा न्यूनता प्रदर्शित की जाए, उस अलंकार का क्या नाम है? बिल्कुल तो उसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक कहते हैं। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार। देखो जब हम अलंकारों की बात करेंगे तो अलंकारों में जो है काव्य प्रकाश आपका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। मैक्सिमम यदि आपको अलंकार से प्रश्न आ रहा है तो वो काव्य प्रकाश से बाहर नहीं आता है, यानी जितने भी अलंकार है वो आपको काव्य प्रकाश से पढ़ने चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार है उनको काव्य प्रकाश से आपको निश्चित ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अलंकार आपको वहीं से ही देखने को मिलते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार है वो काव्य प्रकाश में बहुत ही अच्छे प्रकार से दिए हुए भी है। ठीक है, जो कि आपका शास्त्री अंतिम वर्ष में शायद आपको इसका पूरा एक प्रकरण भी आता है, जिसमें कि अलंकारों का विस्तृत विवेचन होता है उसमें अंतिम के अध्याय में। तो वहां से जो है आपको अलंकारों का अध्ययन करना होता है। देखो अलंकारों में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको 2020 कमीशन की क्लास में भी बताई थी साहित्य की, कि अलंकार जो है इसमें से जो आपका हिंदी भाग होता है ना, लक्षण तो आपको पता होना ही चाहिए संस्कृत में, वो तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, पर जो हिंदी भाग क्या होता है कि कई बार इसमें हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है। इसीलिए किसी भी अलंकार को आप याद करो उसमें इस बात को आपको निश्चित ध्यान रखना है कि जो उसका हिंदी पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में कई बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम 24 की बात करें तो यह जो है व्यतिरेक का जो है क्या है आपका यह लक्षण है, यानी कि इसकी व्याख्या है कि किस प्रकार से यह छंद में देखने को प्राप्त होता है हमारा, है ना, किस प्रकार से जो है श्लोक में यह देखने को प्राप्त होता है। बिल्कुल, अग्रिम देखते हैं। यष्टेह प्रविशन्ति, यह जो है शब्द शक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? यह तो लक्षणा से है। लक्षणा में भी किससे है? तो उपादान लक्षणा का यह उदाहरण है। देखो यह लक्षणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 6 प्रकार की लक्षणा काव्य प्रकाश में आती है वह लक्षणा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी वहां पर लक्षणा के पार्ट आते हैं और उनके जो स्पेसिफिक उदाहरण है उससे 100% प्रश्न आता है। एचपी टेट उसमें भी देखने को मिलता है,
आपका कमीशन में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जो आपका काव्य प्रकाश का लक्षणा भाग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार लक्षणा से ही 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, कुल लक्षणा से ही। इसीलिए लक्षणा भाग आपको डेफिनेट अध्ययन करके जाना है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं अब रस निष्पत्ति के विषय में जो अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद के जो है समर्थक विद्वान कौन है? तो जो अनुमितिवाद आता है इसके जो है शंकुक है। कौन है? शंकुक जो है अनुमितिवाद के है। देखो जब आप काव्य प्रकाश का अध्ययन करते हैं, जब रस का वहां पर विवेचन आता है तो रस के लक्षण के बाद आपको 2 से 4 जो है आचार्य मिल जाते हैं जो कि रस के प्रति अपने अपने विचार देते हैं। जैसे कि मम्मटाचार्य कहते हैं कि ये आचार्य ऐसा ऐसा रस के प्रति कहते हैं, तो उसमें जो अनुमितिवाद भी आता है वहां पर उसके कौन है? आपके शंकुक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। जो रसों के बारे में है, रसों के बारे में जो है आपका काव्य प्रकाश इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। जो रस के स्थायी भाव भी होते हैं या रस के बारे में जितना भी जो विवेचन है वो काव्य प्रकाश का पर्याप्त है, वहां से आपको रस के बारे में अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल। देखो पुनः काव्य प्रकाश से प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, क्या प्रश्न है कि वीर रस का जो है स्थायी भाव क्या है? देखो मैंने आपको व्याकरण की कक्षा में भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो आपके प्रश्न होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसी के ही अंदर आपको आंसर भी देखने को मिलता है। देखो हम यहां पर वीरस, देखो जब हमारे भीतर वीरता आती है तो क्या बढ़ता है? उत्साह, जोश बढ़ता है हमारे अंदर। कोई वीर मतलब किसी भी वीर कार्य को करने के लिए आपको बोल दे कि आप तो बड़े वीर है, तो एकदम क्या आ जाएगा? जोश, उत्साह, किसी काम को करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा कहे कि एक मंजिल से छलांग मारेगी, तो यदि वीर रस का उद्भाव हो गया तो एक नहीं दूसरी मंजिल से छलांग मार देंगे आप, ठीक है। तो क्या है कि वीर रस में देखो दया हो नहीं सकती, दया नहीं आएगी, ठीक है। शोक भी नहीं हो सकता है, ना ही शम हो सकता है। आपका उत्साह, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। अग्रिम देखते हैं, यह भी क्या है? काव्य प्रकाश में। देखो जो रस का विवेचन काव्य प्रकाश में आता है वो जो है रसों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट वही दिया गया, उससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अग्रिम देखते हैं शतसाहस्त्री संहिता। शतसाहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? तो 1,00,000 श्लोक किसमें है? आपके महाभारत में। सी ऑप्शन जो है आपका इसका सही रहेगा। ये इसका एक अपरम नाम भी है, हो सकता है अग्रिम बार आपको ये आए कि ये किसका अपरम नाम है, तो महाभारत का यह जो है अपरम नाम है। यदि हम इसकी बात करें तो ये कहां से यह प्रश्न आया है आपको? संस्कृत साहित्य का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक। 2020 के कमीशन में भी हमने बात की थी कि जहां हमने संस्कृत साहित्य का एनालाइज किया तो कितने सारे प्रश्न आपको कुल संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही आ रहे हैं। उसी प्रकार से यहां भी हम देखेंगे कि संस्कृत साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एनालाइज करेंगे। देखो यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत और रामायण, एक आपकी महाभारत है और दूसरी आपकी रामायण है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे प्रश्न बनते ही है, आते ही है। कई बार आपको देखना रामायण से ही 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको इसे महाभारत से देखने को मिल जाएंगे। और यदि हम इन दोनों ग्रंथों की बात करें तो इनसे मतलब यदि हम न्यूनतम देखें तो 6 से 5 प्रश्न तो बनते ही है। यदि साहित्य ज्यादा आ रहा है आपको, यदि कम आ रहा है तब भी इनमें से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि ये ज्यादा आ रहा है तो कुल इन्हीं से ही आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए जो रामायण और महाभारत और इनके साथ साथ आप पुराण भी ऐड कर लो, ठीक है। पुराणों का भी जो सामान्य परिचय है वो भी, इन तीनों को आप इकट्ठे लेकर के चलिए। इन्हीं से ही जो है आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कई बार, इन तीन ही चीजों से, ठीक है। यदि साहित्य भाग ज्यादा आ रहा है, ये 6 तो मैं डेफिनेट कहता हूं, 6 से 7 साहित्य ज्यादा आ रहा है आपको, कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपको इन 3 पुस्तकों से ही देखने को मिलेंगे, इन 3 प्रकरणों भागों से ही आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए रामायण, महाभारत और पुराणों का अध्ययन आवश्यक है। आपको जो रामायण और महाभारत है इसमें थोड़ा सा अंदर भी जाना होता है कि किस प्रकार की कहानी जो है रामायण और महाभारत में हो रही है। दूसरा, यदि पुराणों की बात करें तो पुराणों में खाली आपको सामान्य परिचय भी याद होगा पुराणों का, तो वो वही आपके लिए जो है पर्याप्त रहता है, उससे बाहर प्रश्न इस परीक्षा में नहीं आता है आपको, ठीक है। अग्रिम देखते हैं अपना, बिल्कुल गीतोपदेश कहां है आपका? महाभारत के किस पर्व के अंतर्गत आता है? ऐसे तो यह श्रीमद् भगवत गीता से प्रश्न है, परंतु मैंने इसको संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही लिया है। यह प्रश्न भी देखो आपका महाभारत से है, ठीक है। देखो महाभारत से दूसरा प्रश्न फिर से एक बार आ गया। यदि आप
संस्कृत साहित्य के इतिहास पढ़ते तब भी आपका ये प्रश्न क्लियर था, यदि आप गीता पढ़ते हो तब भी आपका प्रश्न क्लियर था। यदि गीता की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी 1 से 2 प्रश्न तो डेफिनेट है, 1 से 2 प्रश्न आते ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो गीतोपदेश कहां है आपका, यह जो है भीष्म पर्व में। तो इस प्रकार के प्रश्न देखो महाभारत से आते हैं कि किसका वर्णन किस में है, इंपॉर्टेंट। शबरी का वृतांत कहां पर आता है, ठीक है, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट है वे चीजें, किसका वृतांत कहां आता है, तो महाभारत में कहां आता है, तो उससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो उसका कथानक होता है उससे संबंधित प्रश्न जो है बन सकता है आपका। ठीक है, कथानक, जो आपके कथानक पुराण और महाभारत के हैं, ठीक है, उनसे जो है ज्यादातर कथानकों से संबंधित प्रश्न भी इनमें बनते हैं। ठीक है, इसीलिए यदि आप किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उसमें इस चीज को भी देखना कि क्या उसका कथानक कहीं से लिया तो नहीं गया है, तो कई बार उससे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न देखने को मिला, उसमें जो है महाभारत से यह प्रश्न आया है। बिल्कुल, आगे देखते हैं, भारतीय शेक्सपियर की जो है संज्ञा किस कवि को दी गई है, तो शेक्सपियर किसको दिया गया, तो कालिदास को दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न देखो, हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जीवनी, क्या यह आपकी जीवनी है, देखो जीवनी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। आपके जो ग्रंथों के ऊपर कोई उक्ति सूक्ति है उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, और दूसरा जो आपका कोई कवि है उसके ऊपर किन्हीं और कवियों ने कुछ कहा तो नहीं, कोई प्रसिद्ध वाक्य, उस प्रकार के प्रश्न भी आपको आते हैं जहां की कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसलिए जब आप जो है कवियों का परिचय अध्ययन करें तो निश्चित ही वहां पर इस भाग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जिस भी कवि का आप परिचय पढ़ रहे हैं उसमें जो है उसके ऊपर, उनके ऊपर जो है किन किन प्रकार की सूक्तियां लिखी गई है, बताई गई है, उस विषय में भी जरूर अध्ययन करके जाना है आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि उनसे भी आपको, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, अग्रिम देखते हैं आपका, देखो यह क्या है, एक वाक्यांश दिया गया है आपको। ठीक है, यह क्या है, एक वाक्यांश दिया गया है, यह जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है। देखो यह जो है सूक्तिगत प्रश्न है आपका, कैसा प्रश्न है, सूक्तिगत प्रश्न है। इसके ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन सही रहेगा इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ है। देखो सूक्तियों की यदि हम बात करें, सूक्तियों से प्रश्न आते हैं डेफिनेट। दूसरा, सूक्तियों में यह रहता है कि सूक्तियों से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। यह आपसे जो है सूक्ति पूछ लेंगे, ये पूछेंगे कि कहां से उद्धृत है, पहला प्रश्न। दूसरे प्रकार का सूक्तियों में प्रश्न आता है कि यह किसने कही है, दूसरे प्रकार का प्रश्न। और कई बार इसमें थोड़ा सा डीप भी यदि परीक्षा आएगी तो यह भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो छंदों के लिए आपको वृत्त रत्नाकर का अध्ययन पर्याप्त है, यदि वृत्त रत्नाकर का अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे तो फिर इसमें आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, बिल्कुल। तो यदि हम इसकी बात करें तो यह कहां से, आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से जो है यह उद्धृत है आपकी, बिल्कुल। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको सूक्तियों से देखने को प्राप्त होते हैं। अग्रिम देखते हैं, अलंकृत शैली का जो है प्रवर्तक निम्न में से किस कवि को माना गया है। देखो प्रवर्तक की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, प्रवर्तक की। तो प्रवर्तक कौन है, भारवी है। ठीक है, साहित्य दर्पण में जो है इसका विषय आता है। जो है संप्रदायगत प्रश्न भी आपको साहित्य दर्पण में देखने को मिलते हैं। कैसे, जो संप्रदाय है आपके, संप्रदायगत प्रश्न भी जो आपको साहित्य दर्पण में जो है देखने को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो संप्रदाय हैं उनका भी अध्ययन अच्छे प्रकार से करना है, साथ ही साथ जो प्रवर्तक इत्यादि भी है उनका अध्ययन भी आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी जो है इसमें से आते हैं। और जो साहित्य दर्पण की बात करें तो इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें जो है टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छी बातें दी गई है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो है इसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं आपके जो टॉपिक वाइज प्रश्न जो है इसमें से आपको देखने को प्राप्त होते हैं। अग्रिम देखते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है। जो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह कहां से आपकी, यह जो है सूक्ति है। देखो सूक्तिगत प्रश्न आते, कई बार हो सकता है कि अगली बार आपको ऐसा प्रश्न है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह जो है कहां, यह वाक्यांश कहां से उद्धृत है। जैसे पीछे प्रश्न आया था, यह हो सकता है अगली बार ऐसा आया आपको कि यह किसने कही। हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आए कि इसमें कौन सा छंद है। इस प्रकार के सामान्य प्रश्न जो है सूक्तियों से आपको देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये सूक्ति की बात करें तो यह किरातार्जुनीयम की है।
किरातार्जुनीयम से जो है आपको यह प्रश्न आया है। देखो स्पेसिफिक ग्रंथ भी हमें यहां से पता चलते हैं कि सूक्तियां हमें किन ग्रंथों से आ सकती है। बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं अपना वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये, ये कहां है, किस ग्रंथ का आरंभ होता है, यानी कि इससे किस ग्रंथ का आरंभ होता है, तो रघुवंशम का। ठीक है, रघुवंशम का क्या है, यह मंगलाचरण में यह वाक्यांश आता है। ठीक है, शुरुआत में ही आ जाता है, तो रघुवंश से है। ठीक है, देखो मंगलाचरण आपके क्या है, मंगलाचरण। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी विषय में जा रहे हैं, ज्योतिष का देखें वहां के मंगलाचरण भी, और साहित्य का देखें यहां के मंगलाचरण भी। मंगलाचरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें मंगलाचरणगत पद्य या फिर कोई भी बात कही गई है, कई बार शब्द भी होता है, किसी ग्रंथ में कुल एक ही शब्द होता है जो कि मंगल वाक्य वाची होता है। ठीक है, तो उस बारे में आपको निश्चित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण से ही कुल कई बार एक आध प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक आदमी कई बार अलग अलग भी बात करे तो 2 से 3 प्रश्न भी मंगलाचरण से ही आ जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि साहित्य भाग कितना आ रहा है। अग्रिम देखते हैं उदयन निम्न में से किस नाटक का नायक है, तो उदयन जो है स्वपनवास वदत्तम का है। ठीक है, स्वपनवास वदत्तम का नायक है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इनमें से स्वपनवास वदत्तम ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा, स्वपनवास वदत्तम का यह नायक है। ठीक है, तो नाटकगत जो है ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को प्राप्त होते हैं कि इसमें कौन ये है, कौन उसमें सेनापति था, है ना, कौन किस देश का राजा था, कौन नायिका है, कौन नाटक है। कई बार जो अंक होते हैं इनमें उनके स्पेसिफिक नाम भी होते हैं। ठीक है, पहले अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है, तीसरे अंक का क्या नाम है, इस प्रकार से भी इसमें प्रश्न देखने को प्राप्त होता है। और दूसरा कई बार सखियां वगैरह भी होती है नायिका की, तो उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को इसमें प्राप्त हो सकता है। नाटकगत इस प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को प्राप्त होते हैं। पुनः नाटकों से प्रश्न आया है, देखिए नाटक के जो आरंभ में आने वाला देव स्तुति परक वाक्य क्या कहलाता है, तो नांदी, नांदी पाठ उसे कहते हैं। ठीक है, नांदी यानी नाटक में नांदी होती है मंगलाचरण आपकी। ठीक है, और अंतिम वाक्य भी आता है, तो अंतिम वाक्य कौन है आपका, भरत वाक्य सबसे लास्ट में है। ठीक है, राष्ट्र कल्याण के लिए किया जाता है आपका, क्या किया जाता है, भरत वाक्य किया जाता है। और जो शुरुआत में किया जाता है मंगलाचरण यानी नांदी पाठ किया जाता है, ताकि क्या हो, हमारा जो नाटक है वो परिपूर्णता से अच्छी प्रकार से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, कोई विघ्न उसमें ना पड़े। ठीक है, तो यह जो है आपको कहां मिलता है, इनका जो है आपको संकलन जो है साहित्य दर्पण में प्राप्त हो जाएगा। देखो यदि हम इनमें साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश की बात करें तो पिछली 2020 कमीशन में भी मैंने आपको बताया, पुनः फिर ऐड कर देता हूं, इसमें भी क्या है कि आपका जो काव्य दीपिका, आपका काव्य दीपिका ग्रंथ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो है आपको साहित्य दर्पण और आपका काव्य प्रकाश और भी उसमें थोड़ा सा संकलन प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर आप काव्य दीपिका का अध्ययन करे हैं तो मतलब वह इस काव्य की दृष्टि में एक सामान्य ज्ञान की तरह है। ठीक है, उसमें आपका ओवरऑल सर्वांगीण विकास होता है काव्य के प्रति, इसीलिए जो काव्य दीपिका है वहां पर भी मैक्सिमम प्रश्न जो यहां पर साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश के मैंने लिखे हैं वो आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे सारे। इसलिए जो काव्य दीपिका ग्रंथ है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक सामान्य जो है आप में बन जाता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का जो है विकास हो जाता है। बिल्कुल, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, जो आपका कवित्व का निकष किसे कहा गया है, तो गद्य कवि नाम निकषम वदंती, यह आता ही भी है, सूक्ति आती तो गद्य रचना। तो गद्य रचना को सबसे मुश्किल माना गया है, क्योंकि जो श्लोकबद्धता में रचना होती है उसको गा करके ये अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, परंतु जो यदि गद्य रचना लिखनी हो और ऊपर से भी वो परिष्कृत प्रकार से बहुत सारी मतलब उसमें विख्याति प्राप्त करना बहुत ही कठिन माना गया है। तो वहां पर कवि की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, ऐसा माना जाता है। तो यह किससे प्रश्न आया था आपका, साहित्य, संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ। तो सूक्तियों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को प्राप्त होते हैं। अग्रिम प्रश्न की बात करें कि सारे संसार को जो है किस गद्य कवि की जूठन कहा गया है, तो देखो रिपीटेड प्रश्न है, कई बार जो है एचपी टेट में भी ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये कौन है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है आपका। ठीक है, कैसा है, रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर वाला भी। ठीक है, तो इसमें सारे संसार को जो है किस गद्य कवि की जूठन कहा गया है, तो बाण भट्ट की कहा गया है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा,
कौन रहेगा? ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। बाणभट्ट की जो है सारे संसार को जो है गद्य कवि की जो है जूठन माना गया है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते। देखो संस्कृत साहित्य के इतिहास से आप इसको पढ़ेंगे। देखो जब आप बाणभट्ट का परिचय पढ़ेंगे तो निश्चित ही इस बात को भी आप पढ़ेंगे, इसीलिए ये जीवनियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, किसी भी कवि को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जीवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहित्य के अनुसार, और साथ ही साथ उसके जो भी रचना है उससे संबंधित प्रश्न भी आने के बहुत ज्यादा संभावना रहते हैं। देखो 2020 कमीशन में रिपीटेड हुआ यह प्रश्न, 2020 में भी यह प्रश्न आया था आपका। तो इस प्रकार से जो परीक्षाओं से ही आपको 2 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि आप जो टीजीटी कमीशन की जो परीक्षाएं हुई हैं अभी तक उनको भी देख के चलते हैं, याद करके चलते हैं, तो आप जो है टीजीटी कमीशन का भी और एचपी टेट दोनों की याद करते हुए चलते हैं, उनमें एनालिसिस करते हैं, तो मैं कहता हूं डेफिनेट कम से कम 5 प्रश्न तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 5 प्रश्न इन दोनों से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु 5 प्रश्न है कि डेफिनेट एचपी टेट और इस टीजीटी कमीशन से ही आपको सॉल्व हो जाएंगे, आपके 5 नंबर इन्हीं से ही बन जाएंगे। तो इसलिए इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यदि हम कथा सरित सागर की बात करें तो यह सोमदेव की रचना है आपकी, डी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। पुराणों की कितनी संख्या है? देखो पुराण से इस प्रकार के बिल्कुल सामान्य प्रश्न आते हैं, तो कितने आपके 18 पुराण है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो यह भी कहां से आपका आया है? संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, तो पुराणों के बारे में संस्कृत साहित्य के इतिहास में से पुराणगत प्रश्न आपको यह देखने को प्राप्त हुआ। बिल्कुल, अग्रिम प्रश्न देखते हैं अपना। रामायण में जो है किस वैद्य ने जो है संजीवनी देकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया था? तो वे कौन थे? सुषेण थे वे। ठीक है, किसने किया था? वह सुषेण, वहां पर उस समय वैद्य उपस्थित थे। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका कहां से आया है? संस्कृत साहित्य के इतिहास से, और उसमें से किसका विषय यह है? आपका रामायण का विषय। तो देखो रामायण से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। देखो अब भीष्म पितामह का प्रश्न आ गया आपका, यह महाभारत का है। ठीक है, महाभारत गत यह जो है प्रश्न है आपका, महाभारत से जो है यह प्रश्न आया है। भीष्म पितामह का जो है दूसरा नाम क्या है? तो आपका देवव्रत जो है दूसरा नाम है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको महाभारत से जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। देखो रचनागत प्रश्न, रचनाकार और रचनाओं से संबंधित प्रश्न डेफिनेट आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि साहित्य भाग में रचनाओं से संबंधित प्रश्न ना आए। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने की है। चाणक्य जी ने जो है महानतम विद्वान रहे हैं ये, इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र नामी ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में इस विषय में आपको प्राप्त हो जाएगा वर्णन। अग्रिम बात करते हैं। देखो रचनाकार और रचना से संबंधित डेफिनेट है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको प्रश्न ना देखने को मिले, रचनाओं और रचनाकार से संबंधित प्रश्न आते ही है। ठीक है, यदि हम अग्रिम प्रश्न की बात करें, देखो पुनः जो है छंद का आधा लक्षण आपको दे दिया गया। यह जो है किस छंद, देखो छंदों के लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनमें जो है किस किस प्रकार का जो है आपके गण बन रहे हैं उस बारे में आपको निश्चित ही ज्ञान होना चाहिए। तो यह यदि हम बात करें तो यह जो है बसंत तिलका का है। ठीक है, उक्ता बसंत तिलका तबजा जगउगह, यह क्या आता है? इस छंद का लक्षण आता है आपका बसंत तिलका का। ए ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। वृत्त रत्नाकर से जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वृत्त रत्नाकर से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि पहला और तीसरा अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृत्त रत्नाकर से प्रश्न यदि आए उस विषय में। ठीक है, अगला देखते हैं अपना कि यदि कारण के विद्यमान होते हुए भी कार्य का ना होना किस अलंकार की विशेषता को प्रस्तुत करता है? तो विशेषोक्ति, वहां पर क्या हो जाती है? यदि कारण विद्यमान हो फिर भी कार्य ना हो तो वो क्या होता है? विशेष उक्ति, विशेष प्रकार की उक्ति होती है। तो सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। काव्य प्रकाश से जो है यह आपको देखने को मिला। अलंकार की बात करें, पुनः काव्य प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे अत्यधिक अलंकारों का अध्ययन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अग्रिम देखते हैं आपका काव्य प्रकाश के जो है रचयिता, पुनः देखो रचनाकार और रचयिता से संबंधित प्रश्न देखने को प्राप्त हो जाते हैं। किसी के भी आ सकते हैं, जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसमें से भी आ सकते हैं, और जो स्पेसिफिक आपका सिलेबस होता है पुस्तकों से उससे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मेन बात है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में जितने भी कवि हैं
उनकी रचनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रचना से रचनाकार भी पूछा जाता है या फिर रचनाकार से रचनाएं भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो काव्य प्रकाश के कौन है आपके आचार्य मम्मटाचार्य, इसके क्या है रचनाकार है काव्य प्रकाश से। यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। तो रचनाकार, रचना से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। यानी कि कोई रचना है तो रचनाओं में कई बार क्या होता है कि कोई विशेष प्रकार की बात किसी ने कही होती है, तो कई बार उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अग्रिम अपना देखते हैं कि कुंताह प्रविशन्ति, है ना, कुंताह प्रविशन्ति, इसमें जो है कौन सी शब्द शक्ति है, तो कुंताह जो भाले प्रवेश करे, तो भाले प्रवेश नहीं जो है अपने आप थोड़ी ना भाले आ सकते हैं कैसे अंदर, ठीक है। तो उनको कोई ले आ रहे हैं, परंतु हम ऐसा कहते हैं कि भाले आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेफिनेट है कि लक्षणा है, ठीक है, कोई निमित्त हमने साधा, तो इसमें लक्षणा में बात करें तो उपादान लक्षणा का यह उदाहरण है आपका। डी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही रहना था। देखो लक्षणाओं से दो प्रश्न आ गए आपके, देख सकते हैं आप, एक पहले हमने प्रश्न देखा, अब एक दूसरा हम देख रहे हैं। तो लक्षणाओं से संबंधित प्रश्न डेफिनेट बनता है। एक प्रश्न तो 100% है, परंतु 2 से 3 प्रश्न भी कई बार लक्षणाओं से ही पूछ लिए जाते हैं आपके, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं अपना कि रस निष्पत्ति के विषय में भुक्तिवाद, देखो इस बार रसों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न देखने को आपको प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है आपका काव्य प्रकाश का अध्ययन। यदि हम भुक्तिवाद के समर्थक की बात करें तो इसके जो है भट्टनायक जी है। कौन है, भट्टनायक जी जो है भुक्तिवाद के समर्थक है, ठीक है। भुक्तिवाद के समर्थक कौन है, भट्टनायक जी है। काव्य प्रकाश में जब रस का वर्णन आता है तब इस विषय में आपको देखने को प्राप्त हो जाता है। देखो रस से संबंधित पुनः फिर से एक बार प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इस श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है। देखो श्रृंगार, जब सौंदर्य का भाव हमारे भीतर होता है तो दया तो बिल्कुल भी नहीं आता और शोक तो बिल्कुल भी नहीं होता है, उत्साह भी नहीं होता है, रति यानी हम रम जाते हैं ना, खुद को आईने में देखते ही रहते हैं या फिर किसी और को देखते रहते हैं जो हमें सुंदर लग रहा है, या हम स्वयं को देख रहे हैं तो स्वयं में ही रमण कर लेते हैं। तो यह किसका है, आपका काव्य प्रकाश का विषय है। स्थायी भावों का वर्णन काव्य प्रकाश में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो ये स्थायी भावों का विषय आपका काव्य दीपिका में भी आता है। निम्न में से जो है किस ग्रंथ का जो है दूसरा नाम जय है, ठीक है। जय भी किसका नाम है, आपका महाभारत का ही है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। इस प्रकार से जो है कोई भी ग्रंथ आपका आप अध्ययन कर रहे हैं, यदि उसका कोई अपरम नाम है, दूसरा नाम भी हो सकता है, तो जो दूसरा नाम है उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। कई बार अपरम नाम आ जाता है, कई बार दूसरा नाम आता है। दूसरा नाम यानी कि उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो जय को जो है महाभारत को जो है जय नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न देखने को मिला। तो ऊपर से लेकर अभी तक महाभारत से कितने ज्यादा प्रश्न आ गए। मैं ये कहता हूं कि महाभारत आपका रामायण और पुराण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभारत रामायण को थोड़ा सा डीप से देखना होता है, परंतु पुराणों का यदि आप सामान्य परिचय भी दे के जाते हैं तो पर्याप्त रहता है। जो राम का उपाख्यान है वह जो है महाभारत, पुनः महाभारत ही आ रहा है, यहाँ पर महाभारत ही होगी इस परीक्षा में, ठीक है। तो महाभारत के जो है किस पर्व के अंतर्गत आता है, देखो इसमें जो है आपका वन पर्व के अंतर्गत आता है यह, ठीक है। किस पर्व के अंतर्गत आपका आता है, राम का जो उपाख्यान है यह जो है वन पर्व के अंतर्गत आता है। परंतु इस बारे में यदि हम बात करें तो उत्तरामचरितम भी क्या है, आपको पुस्तक लगी है सिलेबस में, तो क्या है आपका कि उत्तरामचरित का भी यह प्रश्न है। परंतु यदि आप महाभारत का अध्ययन कर दे तो संस्कृत साहित्य के इतिहास से भी यह प्रश्न आपका कवर अप हो जाता है। इसलिए संस्कृत साहित्य के इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो कथानक और जो है कथानक ही इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। जो कहां यह कथानक आता है, कहां से लिया गया है, तो यह जो है वन पर्व से आपका लिया गया है, बिल्कुल। निम्न में से जो है उपमा अलंकार के प्रयोग में किस कवि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो कालिदास जी को माना गया है, महाकवि कालिदास को माना गया है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। देखो कवियों के ऊपर बहुत सारी उक्तियां आती है। मैं कहता हूं कि जो कवियों और जो रचनाएं और रचनाकार होते हैं दोनों के ऊपर सूक्तियां आती है। रचनाओं से संबंधित भी कुछ सूक्तियां होती है, प्रसिद्ध सूक्तियां, और रचनाकार से संबंधित तो होती ही होती है, ठीक है। तो उन बारे में भी प्रश्न आपको देखने को इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम देखते हैं बिल्कुल, देखो पुनः क्या है कि आपसे एक वाक्यांश पूछा जा रहा है, ठीक है। एको रसः, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी वाक्यांश आपको आ सकता है, ठीक है। कोई भी वाक्यांश आपसे पूछा जा सकता है।
स्पेसिफिक जो ये वाक्यांश होते हैं ये आपको सूक्तियों से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सूक्तियों से बाहर ये नहीं आते हैं, इसीलिए सूक्तियों से संबंधित आपको इस प्रकार से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यह वाक्यांश आपका कहां आता है, तो यह उत्तर रामचरित में आपका आता है, ठीक है। कहां आपका आता है, उत्तर रामचरित में जो है यह वाक्यांश आता है। देखो सूक्तिगत आपको इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कि यह वाक्यांश कहां आता है, या फिर ये किसने कहा, ठीक है। या बस यही दो प्रश्न भी बहुत ज्यादा है, ये किसने कहा और ये कहां है, बस इन दो को याद करके जाइए, इसी से ही जो है बेड़ा पार हो जाने वाला है। बिल्कुल अग्रिम देखते हैं कि किस कवि, देखो यह भी किसमें 2020 में आपका प्रश्न आया था, ये शायद 2020 में आया था। यदि नहीं आया है आपका ये प्रश्न, हो सकता है 2020 में, मुझे आइडिया है, या फिर मैंने किसी और क्वेश्चन पेपर में इसको देखा है। ये जो नारिकेल फल सम्मित, यह किसके ऊपर कहा गया, तो इस प्रकार से देखो कवियों के ऊपर आपको सूक्तियां प्राप्त होती है, रचनाओं के ऊपर भी सूक्तियां होती है और कवियों के ऊपर भी सूक्तियां होती है। तो ये एक सूक्ति है आपकी किसके ऊपर, जो है कवि के ऊपर, तो यह भारवी के ऊपर है आपका, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो इसमें सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास में जब आप भारवी का जीवनी परिचय पढ़ेंगे तो वहां पर निश्चित ही इस बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। बिल्कुल अग्रिम प्रश्न देखते हैं। वरम विरोधो अपि, है ना, समम महात्म भी, यह जो है सूक्ति है किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो किस ग्रंथ से है, आपके किरातार्जुनीयम से है। देखो सूक्तियां कितनी इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देख सकते हैं। यदि हम सूक्ति गति प्रश्न देखें तो ऊपर से कितने सारे हमने सूक्तियों गति प्रश्न देखने को मिले, और वो भी टीजीटी कमीशन जैसी परीक्षा में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सूक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका अध्ययन जो है आपको करके जाना होता है, ठीक है। तो खंड काव्य की श्रेणी में जो है आने वाला कौन है, तो आपका मेघदूत है। डी ऑप्शन आपका इनमें से मेघदूत है। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। देखो यदि मेघदूत के बारे में हम बात करें तो 2020 में जो है गीति काव्य का प्रश्न आया था इसमें, ठीक है। आपका जो गीति काव्य है, गीति काव्य के अंतर्गत जो इसको माना गया, ठीक है। किसके अंतर्गत माना गया, आपका गीति काव्य के अंतर्गत जो है इसको माना गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से भी मेघदूत में प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि यदि गीति काव्य आता है और उसमें मेघदूत आता है तो निश्चित ही उसमें मेघदूत सही ऑप्शन रहेगा। और ये प्रश्न एक रिपीटेड प्रश्न भी है, मैक्सिमम टाइम परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, जिसमें कि मेघदूत आपका ऑप्शन में रहता है और वही उसका सही आंसर होना होता है। बिल्कुल अग्रिम देखते हैं अपना, जिमूत वाहन निम्न में से जो है किस नाटक का नायक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देखो यह थोड़ा सा डीप विषय है, क्योंकि थोड़ा सा कई बार जो है डीप भी आता है। देखो यदि कोई प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए मुश्किल होता है, सभी के लिए ही मुश्किल होता है जितनी भी परीक्षाओं में बैठे होते हैं। परंतु यह जो है कवि परिचय आपको जो है सिर्फ और सिर्फ या जो आपकी सिलेबस में नहीं लगी है, सिलेबस से अतिरिक्त जितनी भी जो आपके ग्रंथ रहते हैं वो आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास से बाहर नहीं देखने चाहिए। परंतु यदि हम इसकी बात करें तो यह जो है नागानंद नाटक का क्या है, आपके नायक रहे हैं, ठीक है, जिमूत वाहन। बिल्कुल अगले प्रश्न देखते हैं। देखो नाटक के जो नायक इत्यादि होते हैं ना, नायक कौन है ना, नायक किस देश का राजा है, कौन नायिका है इत्यादि, जो उसमें पात्र परिचय है उससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और अंकों से संबंधित प्रश्न भी आपके आते हैं, अंकों के जो नाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं कि मृच्छकटिक जो है किस प्रकार के रूपक का उदाहरण है। देखो इसे अध्याय का जो है नाम पूछा जा रहा, अध्याय का नहीं सॉरी, इसमें जो है आप किस प्रकार का जो है यह ग्रंथ है, नाटक है, यो आपका महाकाव्य है, चंपू काव्य है, डिंब है, त्रोटक है, सट्टक है, क्या है, तो यह जो है प्रकरण है आपका, क्या है आपका प्रकरण है आपका, यह बी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही रहना था। तो कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। आप निश्चित जिस भी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो महाकाव्य है, क्या है, चंपू काव्य है, गद्य काव्य है, ये कौन सा काव्य है, सट्टक है, स्तोत्र है, ठीक है, किस प्रकार का है, डिंब है, नाटक है, प्रकरण है, इस बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए जिस भी ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल अगले प्रश्न देखते हैं। गद्य और पद्य से जो है मिश्रित रचना को क्या कहते हैं, साहित्य दर्पण से प्रश्न आया है आपका, चंपू काव्य कहते हैं आपका, ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको देखो साहित्य दर्पण से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिससे ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि साहित्य दर्पण जो है पहले से लेकर लास्ट तक सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से जो है कहीं से भी प्रश्न आ जाते हैं बीच में से, परंतु जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको जो है बिल्कुल भी इससे स्किप नहीं करना होता है।
अग्रिम देखते हैं आपका अपना गद्य काव्य जो है, गद्य काव्य में जो है वासवदत्ता के जो है रचनाकार कौन है? तो रचनाकार से जो है पुनः आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके कौन है? सुबंधु है आपके। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। वासवदत्ता जो है स्वप्न वासवदत्तम की यह बात हो रही है, उसी में जो है वासवदत्ता क्या है? इसकी नायिका है। नायक कौन है आपके? उदयन है। उदयन से संबंधित प्रश्न इसमें आया भी है शायद, ठीक है, या हमने पढ़ लिया है या फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको, ठीक है। उदयन से संबंधित प्रश्न भी इसमें आया था, स्वप्न वासवदत्तम के नायक का। बिल्कुल अग्रिम हम देखेंगे। अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अभी जो बृहत कथा मंजरी है, देखो पुनः रचनाकार से संबंधित प्रश्न आ रहा है। इसके रचयिता कौन है आपके? तो क्षेमेंद्र है आपका, ठीक है। आपका ए ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। आपका काकोलोकीय जो है यह किस ग्रंथ का जो है आपका अंश है? तो यह जो है पंचतंत्र का है। देखो पंचतंत्र की बात करें तो 2020 के कमीशन में भी जो है पंचतंत्र से जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो पंचतंत्र से जो सामान्य प्रश्न होते हैं, यानी कि उसके जो अध्यायों के नाम इत्यादि, इसके रचनाकार और रचनाकार की जीवनी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो यदि आपका जो है कहानियों में दो ग्रंथ आपके सबसे महत्वपूर्ण है इस परीक्षा की दृष्टि से, एक आपका पंचतंत्र है और दूसरा जो है आपका हितोपदेश है, ठीक है। तो हितोपदेश यदि पंचतंत्र से प्रश्न नहीं आ रहा है तो हितोपदेश से प्रश्न आएगा, हितोपदेश से प्रश्न नहीं आ रहा है तो पंचतंत्र से प्रश्न आएगा। इस प्रकार से जो इसमें कॉम्बिनेशन बनी रहती है और दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है इस परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल देखो पुनः आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक वाक्यांश पूछा जा रहा है, ठीक है। यह वाक्यांश का संबंध जो है किस ग्रंथ से? देखो यदि हम इस वाक्यांश को ध्यान से देखें तो लग रहा है कि ऑप्शन में से जो है यह श्रीमद् भगवत गीता का होना चाहिए, परंतु यह जो है श्रीमद् भगवत गीता का नहीं है, यह जो है महाभारत का वाक्यांश है। तो महाभारत से कई बार इस प्रकार के डीप प्रश्न भी देखने को प्राप्त होते हैं, परंतु मैं कह रहा हूं कि यदि बहुत ज्यादा डीप प्रश्न आ रहा है तो उसमें सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, वो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। परंतु महाभारत का अध्ययन जो है आप संस्कृत साहित्य के इतिहास के हिसाब से करें, वही जो है इसके बारे में पर्याप्त रहता है। यदि कोई और डीप प्रश्न आते हैं वो तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको देखने हैं, वहां से भी संभावना रहती है कि रिपीटेड प्रश्न आने की संभावना रहती है। परंतु यदि आप महाभारत का बहुत ही अच्छे प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं तो उस बारे में भी आप देख सकते हैं यदि आपके पास समय हो तो, ठीक है। यदि हम महाभारत ये इस सूक्ति की बात करें, इस सूक्ति की बात करें, वाक्यांश की बात करें, तो यह जो है महाभारत की, आपका बी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। बिल्कुल अग्रिम देखते हैं आपका निम्न में से जो है पिनाकी, पिनाकी किसका जो है पर्यायवाची है, किसे कहा जाता है? तो यह महादेव को कहा जाता है, शिव भगवान को कहा जाता है। किरातार्जुनियम में जो है इस पिनाकी का विषय आता है आपका, ठीक है। इसलिए किरातार्जुनियम से इस प्रकार के विषय भी आपको पूछ लिए जाते हैं। देखो श्रीमद् भगवत गीता से भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि भाई जो है आपका किसका क्या नाम है, ठीक है, धनंजय कौन है इत्यादि वगैरह कौन है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी जो आपके भिन्न भिन्न नाम आते हैं उस बारे में भी थोड़ा सा आपको देख करके जाना चाहिए, और उसमें भी जो अर्जुन के नाम है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। देखो बिल्कुल यह शंख जो है किसने बजाया था, ठीक है, तो 5 जने यह शंख किसने बजाया है? तो श्री कृष्ण ने बजाया है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता से इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? एक आपका अध्याय के नाम हो गया, अध्याय के जो नाम हो गए, श्लोक संख्या आपकी होगी, क्या होगी? श्लोक संख्या आपकी होगी, ठीक है। अध्याय के नाम हो गए, श्लोक संख्या होगी, और बीच में जो इसके कहानियां से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपको कहानी से संबंधित प्रश्न भी इसमें आते हैं, यानी कि भाई किसने कब शंख बजाया, ठीक है, किसने कौन सा शंख बजाया, किसके पक्ष में कितनी सेना थी, किसके पक्ष में कितनी सेना थी, है ना, इत्यादि। कई बार इसमें थोड़े से स्पेसिफिक वाक्यांश भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे पिछला प्रश्न आपको आया था ना, वैसे ही वाक्यांश भी कई बार आ जाते हैं। जो महत्वपूर्ण आपके इसमें श्लोक रहते हैं उनमें से कई बार जो है वाक्यांश भाग भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता से। अग्रिम प्रश्न देखते हैं आपका, रामायण में जो है शबरी वृतांत कहां पर आता है? तो किस कांड के अंतर्गत आपका आता है? वर्णिंद है, यानी कि शबरी का वर्णन जो है रामायण में किस कांड में है? तो यह जो है अरण्यक कांड में आपका, ठीक है, आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखो कथानक से संबंधित पुनः प्रश्न है, और यह संस्कृत साहित्य के इतिहास है जिसमें कि रामायण भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रामायण का अध्ययन आपको करना ही है, ठीक है। देखिए बिल्कुल अग्रिम प्रश्न देखो, महाभारत, इस महाभारत ने तो वाकई ही इस परीक्षा में महाभारत करके रखी है, ठीक है। तो पंचम वेद की संख्या जो है निम्न में से किस ग्रंथ को दी गई है? तो आपकी महाभारत को दी गई है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तो किससे यह प्रश्न आपका आया है? संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ।
अग्रिम देखते हैं, निम्न में से किसका जो है समावेश पुरुषार्थ चतुष्टय में जो है नहीं किया जाता है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो स्वर्ग नहीं आता है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है आपके इसमें सही रहना था। इस विषय में भी यूं तो यह एक सामान्य विषय है, ठीक है, इसका आपको वेद में भी देखने को प्राप्त हो जाएगा, परंतु साहित्य का भी यह एक विषय है, संस्कृत साहित्य का। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न देखो आपको इसमें आए थे इस परीक्षा में, जिनका थोड़ा सा विस्तृत वर्णन हमने 20 में भी जाना, और अब हम अंत में पूरा इसका एक एनालाइज करेंगे कि कहां से कितने कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है। यदि कुल प्रश्नों की बात करें तो इसमें देखो 47 प्रश्न जो है आपको आए थे। सबसे ज्यादा प्रश्न आने की बात करें तो संस्कृत साहित्य का इतिहास 21 प्रश्न आपके आए थे। उससे कम किससे आए थे आपके? काव्य प्रकाश 9, ठीक है। हाँ, उससे कम किससे आए हैं आपके? वृत्त रत्नाकर, देखो वृत्त रत्नाकर और साहित्य दर्पण। तो यहीं से ही हमें क्या मिलता है कि अनुमान मिलता है कि इंपॉर्टेंट पुस्तकें कौन है जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्या है? इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनसे इतनी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो निश्चित ही इस परीक्षा की दृष्टि से आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो है किस किस प्रकार के प्रश्न देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अग्रिम बात करें तो देखो जितनी भी जो है हमारी रचनाएं हैं उनसे संबंधित एक आध प्रश्न ही देखने को मिलता है। सूक्ति इत्यादि प्रश्न जो है देखने को प्राप्त होते हैं। इसमें जो है आपकी यदि अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो कुल 1 प्रश्न आया था। किरातार्जुनीय की बात करें 2 प्रश्न आए थे। रघुवंश से जो है 1 प्रश्न आया था। स्वपनवासवदत्तम डेफिनेट प्रश्न आता है। 1 प्रश्न तो 100% है, 2 प्रश्न भी आपके कई बार आ जाते हैं इससे, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न जो है आपके इससे आते हैं यदि साहित्य भाग ज्यादा आ रहा है। स्वपनवासवदत्तम से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। उत्तरामचरी से भी 1 प्रश्न आया था। मेघदूत से भी 1 प्रश्न आया था। पंचतंत्र और हितोपदेश से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिलेगा, और श्रीमद् भगवत गीता से भी देखने को मिलेगा। तो यूं तो श्रीमद् भगवत गीता का विषय आपका दर्शन भाग में आता है, परंतु इसको जो है हमने इस परीक्षा में जो है अब साहित्य में ही देख लिया है, क्योंकि जो गीता का संबंध जो है थोड़ा महाभारत के साथ भी है आपका आता है, तो इसीलिए जो है इसमें हमने जो गीता का विषय है वो किस में देखा? हमने आपका संस्कृत साहित्य के इतिहास में ही देखा। तो गीता से संबंधित भी जो है आपके 2 प्रश्न जो है आए थे। तो इस प्रकार का जो है यह एक एनालाइजमेंट था हमारा, पूरा हमने एनालाइज किया ताकि क्या है हमारा एक अच्छा माइंडसेट बन पाए कि हमें किस प्रकार से जो है परीक्षा के लिए अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा पूरा एनालाइजमेंट इस परीक्षा का जो है इस क्लास में बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। जिसकी आंसर की आपने देखी, पुनः यदि आपकी इसकी आंसर की आप देखना चाहते हैं तो पुनः देख लीजिए। तो देखो इस प्रकार से जो है यह आपका रहता है। तो आज हमारा जो है साहित्य भाग इस परीक्षा का बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगली कक्षा में पुनः इसका एक विषय देखेंगे जिसमें पूरा एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें बन रहे हैं। देखिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। दूसरा आपको हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो जाना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है आपका, और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम चैनल। तो यदि हम इस चैनल की बात करें तो इसमें जो है डेली बेसिस पर आपको जो है 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुबह आपका जो है टेस्ट होता है जिसमें जो आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तक हमने पीछे सीरीज शुरू भी की थी, पुनः जो है 1-2 दिनों के बाद आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी। फिर इसमें डेली आपको जो है 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक इससे जो है आपको 6 प्रश्न डेली देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो इस चैनल को जो है बिल्कुल ही आपने सब्सक्राइब कर लेना है आपने, ठीक है। तो इसी के साथ साथ देखो आपको हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन हो जाना है, जिसमें कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं सभियों के, वहां से भी आप इसको ज्वाइन या डाउनलोड कर सकते हैं। यदि संस्कृत सेक्टर में आपकी किसी भी प्रकार की क्वारी है, चाहे आपकी हिमाचल से संबंधित है या फिर इंडियन से संबंधित है, कहीं से भी आप हैं, आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर मुझसे संपर्क साध सकते हैं। मैं आपकी जिस भी प्रकार से सहायता कर पाऊंगा मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, सम्मानीय विषय होगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो जाना है। पुनः कल 9 बजे फिर नए विषय के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। तो पुनः कल कक्षा में सभी लोगों ने ज्वाइन हो जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल 9 बजे क्लास में, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।